नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब एक ऐसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है जो खुद सोचने, समझने और चीज़ों को अंजाम या परिणाम देने में सक्षम होते हैं। अगर एक उदाहरण के जरिए मैं आम भाषा में कहूँ तो जब आप मोबाइल या इंटरनेट पर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं और उसके कुछ देर के बाद उसी से रिलेटेड वीडियो, ऐड या जानकारियां आपके पास ऐड के जरिए पहुंचने लगती हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग विधाओं यानी कि क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी के साथ पांव पसार रहा है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो ये दौर है, ये सदी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को सबसे पहले 1955 में जॉन मैकार्थी ने दिया था। इन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है। और इस समय जब हम चौथी औद्योगिक क्रांति में प्रवेश कर चुके हैं तो मौजूदा दौर में मशीन लर्निंग पर ज्यादातर कंप्यूटर और मोबाइल फोन्स काम करते हैं। शुरुआती विकास में ही इसके बहुत ही रोचक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ इसके इंटेलिजेंस क्षमता और बढ़ेगी और तेजी के साथ बढ़ भी रही है। और भारत जैसे देश इसे छूते नहीं है। मैं कहूं कि दुनिया का कोई भी देश इसे छूता नहीं है। सवाल यह है कि अब इसे अपनाने के लिए भारत जैसे देशों में किस तरीके की चुनौतियां हैं, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए और क्या वो है, और दुनिया में जो अगला दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो उसके लिए हमें कैसे खुद को तैयार करना है और इसकी चुनौतियां क्या हैं, खतरे क्या हैं और उससे कैसे निपटेंगे। तो बात आज इन्हीं मुद्दों की होगी। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। डॉक्टर दुर्गा तोशिनीवाल प्रोफेसर हैं IIT रुड़की से, आपका स्वागत है मैम। अभिषेक सिंह हमारे साथ हैं, CEO हैं माईगॉव IT मंत्रालय में, आपका स्वागत है। सुविमल हमारे साथ हैं जो कि पूर्व कंट्री हेड हैं जनरल डायनेमिक्स से। सुविमल, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूँगा डॉक्टर दुर्गा जी आपसे कि जब मैं AI आम एक दर्शक के नज़रिए से किस तरीके से ये हमारी आपकी आम आदमी की ज़िंदगी में शामिल हो रहा है या दाखिल हो चुका है, मैं कहूँ जाने अनजाने, और इसकी रफ्तार कैसे बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले, अगर मैं एक दशक की बात करूँ। जी। धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन में हम कुछ जानबूझकर के और कुछ अनजाने से ही ऑलरेडी आ चुका है। अगर हम किसी भी आयाम की बात करें हमारे जीवन शैली में ही, जैसे अगर हम ये सोचें कि हमारा इंटेलिजेंट कार्स हैं, आज के ज़माने में स्मार्ट कार्स हैं कि हम अपने घर से बैठे हुए ही उन्हें ऑन कर सकते हैं, उसमें एसी का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ऑफ़िस से लौटते वक़्त हम अपने घर में एसी, लाइट्स, सोते वक़्त का लाइटिंग सिस्टम जो इंटेलिजेंट बिल्डिंग्स और स्मार्ट होम्स के ज़रिए कर सकते हैं। यही नहीं, आजकल हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, डिजिटली सारा काम हो रहा है। सभी चीज़ों में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है आ चुका है। अगर हम देखें, अगर स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे ये मौसम का पूर्व अनुमान हो, कृषि हो या जनता का कोई भी चीज़ हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई खरीदारी हो ऑनलाइन, सभी चीज़ों में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का रोल है। जैसे हम कोई चीज़ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, हम्म, तो अगर हम किसी एक प्रकार की चीज़ को ढूँढते हैं, जैसे कोई किताब ढूँढते हैं, तो वहाँ पे वो हमें रिकमेंडेशन देता है कि और लोग जिन्होंने ये किताब ढूँढी थी, वो ये और दूसरी किताबें भी इस टाइटल की ढूँढ रहे थे। ये सब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ही संभव हो पा रहा है। इसी तरीके से अभी हम लोग ऑनलाइन बैठे हैं, हमारे स्मार्टफ़ोन्स हमारे साइड में है, अनजाने में ही सही, लेकिन हम अपना डेटा, लोकेशन जो है हमारे प्रोवाइडर को दे रहे हैं। इसकी वजह से प्रोवाइडर को ये पता है कि हम कहाँ हैं, और अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वो जो है हमें इंटेलिजेंटली बताता है कि किस जगह जाम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ पे कार हॉल्ट हुई हुई है, स्टॉल्ड है। ये सब चीज़ें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए हो रही हैं। जी। आजकल अगर हम बात करें इवन ट्रांसपोर्ट में, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है। जैसे कि आम जनता के लिए इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, जिसमें कि वो फ़ोन से फ़ोटो लेकर के किसी, अगर सड़क में गड्ढा हो या कोई
दिक्कत आ रही हो तो उसे अपलोड करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो एनालाइज होके और ये गवर्नमेंट एजेंसी को भी पता लगाया जा सकता है या जो भी इसको देख रेख कर रहे हैं। तो राइट मैम। चाहे शिक्षा हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, हर जगह आम आदमी के लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हो गया है। बिल्कुल। अगर मैं ताज़ा और उदाहरण कहूँ कि अगले हमारे दशक की कई बात करें कई शहरों तो में मेट्रो जो है इसमें वो इतने नए ड्राइवरलेस है पहलू और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ही चलाई जा रही है, चलनी शुरू हो चुकी है। मैं लौटूंगा आपके पास मैम। जी अभिषेक, मेरा सवाल ये है कि जब आर्टिफिशियल यानी एआई का इतना तेजी के साथ चलन बढ़ रहा है और हर जगह उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ऐसे में भारत जैसे देश में जो इस वक्त एनवायरनमेंट है, उसकी जो बेसिक मैं कहूँ कि स्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट के लिए, वहाँ पर हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ पाए हैं अगर हम वर्ल्ड वाइड इसकी जो कंपेरिजन को करते हैं तो? देखिए, दुनिया भर में आज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो जोर मचा हुआ है और ये लगा हुआ है, तमाम स्टडीज हैं जो कहती हैं कि कितना डिजिटल इकोनॉमी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बिजनेसेस बढ़ेंगे और ये $15 ट्रिलियन तक की वैल्यू की का प्रेडिक्शन किया गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 2035 तक वर्ल्ड इकोनॉमी में ऐड होगा। और इसमें भारत एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत आज दुनिया में जब हम रैंक करते हैं तमाम देशों को जिसमें एआई स्किल्ड पावर की अवेलेबिलिटी की बात है, तो उनमें भारत दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ देशों में गिना जाता है। जो नई एआई बेस्ड स्टार्टअप्स की संख्या की बात की जाती है उसमें भारत सबसे आगे है। जो हम जिन चीजों में हम थोड़ा पीछे हैं चीन से और अमेरिका से, वह है एआई रिलेटेड रिसर्च के क्षेत्र में और एआई रिलेटेड कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है उसके क्षेत्र में। परंतु जितना अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली है फ्यूचर में डिजिटल इकोनॉमी में, जितना रोजगार क्रिएट होने वाला है और जिस तरह से हम इसका लाभ उठा सकते हैं, एआई का जो कहते हैं एआई बिजनेसेस का बड़ा शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हमें आवश्यकता है निवेश करने की एआई रिसर्च में और एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। और जब चूंकि स्किल्ड मैन पावर हमारे यहाँ उपलब्ध है और एआई स्टार्टअप्स उपलब्ध हैं, तो इससे हम ये कर सकते हैं कि एआई रिलेटेड जितनी सॉल्यूशंस दुनिया में बनेंगी वो भारत से बन सकती हैं। एक हमारी जो नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एआई लॉन्च हुई थी 2018 में, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि भारत एआई के लिए विश्व भर का गराज हो सकता है। मतलब भारत एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बनाएगा जिसका भारत में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो पूरी दुनिया में कहीं भी सॉल्यूशन चल सकते हैं। इसको भारत की जो पोजीशन है इसमें महत्वपूर्ण होने के लिए एक और कारण ये है कि हमारे पास डेटा बहुत उपलब्ध है, बिकॉज एआई प्राइमरली डिसाइड करता है डेटा साइंस के ऊपर, और डेटा जब उपलब्ध होता है उसको हम प्रोसेस करते हैं, उसे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशंस बनाते हैं। तो चूंकि हमारे पास डिजिटाइजेशन में काफी ज्यादा काम हुआ है दुनिया भर में, सभी कंट्री से कंपेयर करने में हमारे जैसा आइडेंटिटी डेटाबेस किसी के पास नहीं है। हम लोग डिजिटल पेमेंट्स में सबसे आगे हैं और जिस तरह से डिजिटल सर्विसेज का हर क्षेत्र में बढ़ोतरी हो रही है, उससे डेटा बहुत उपलब्ध है हमारे पास। और जब कैपेबल लोग उपलब्ध हैं डेटा को इस करके प्रोसेस करने के बाद, तो जब हम उनको रिसर्च को और उनके कंप्यूट को प्रमोट करेंगे तो एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बनेंगे। और जो अभी हम हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में एआई बेस्ड सॉल्यूशंस बना रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, इसकी एप्लीकेशंस पूरे विश्व में होंगी। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और भारत सरकार भी सभी अपने यूनिवर्सिटीज, एकेडमिया के साथ मिलकर के, इंडस्ट्री के साथ मिलकर के इस दिशा में काम कर रही है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एआई इंप्लीमेंट करने का, जिससे कि हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों के में अपना स्थान पा पाए। ओके शिवमल, जैसे कि आपने सुना अभिषेक को कि किस तरीके से अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें और जो कि एक डायनामिक्स इस वक्त एआई को लेकर अलग अलग देशों के बीच में, उसमें इंडिया टॉप 3 में नजर आता है। लेकिन आर्थिक तौर पर तेजी के साथ बदलाव हो रहे हैं और अर्थ जगत में सबसे ज़्यादा यूज़ जो मैं कहूँ वो एआई के ज़रिए उस पर कई गुना मैं कहूँ कि जंप आया है मार्केट या बाजार या ट्रेड को लेकर। कैसे आप इसे देखते हैं अगर बढ़ते हुए बाजारों को समझें और भारत जैसी इकोनॉमी के लिए एआई की ज़रूरत और उसका एक्सपेंशन बाजार और इकोनॉमिक एक्सपेंशन के साथ अगर मैं कोरिलेट करना चाहूँ तो? हाँ, देखिए अभिषेक जी ने इस वक्त बहुत बात बताया जो मैं कहने वाला था, बट बेसिकली जो अंत की तरफ उसने बताया कि डेटा के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूसेज और इससे जो हमारे राष्ट्र की बहुत सारे कार्यक्रम में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये हमारे जो नीति आयोग की नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो 2018 में दिया गया था, इसके बाद जो स्टेप्स लिया जा रहा है
स्पेसिफिक प्रोग्राम्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल उस थीम को रख के मुझे लगता है कि हम एक सही दिशा में जा रहे हैं। अब मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ, मैं आपके प्रश्न में आऊंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके जा रहा हूँ जी। तो आज अगर आप देखें कि जो पिछले हम जब स्टूडेंट थे, पकड़ लीजिए 95 93, इस समय में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हमारी अंडरस्टैंडिंग थे और आज इसकी जो कैपेबिलिटी है, इसकी जो एक्सपांसिव रोल्स आए हैं, उसमें बहुत फर्क है। और उस दिशा में आपने जो बात बताया कि मार्केट और मार्केट रिलेटेड एक्टिविटीज में इसका प्रभुत्व और इसकी उपयोग बहुत देखा जा रहा है। आप अमेजोन या किसी भी फ्लिपकार्ट या किसी जगह से भी आप शॉपिंग कीजिए, इसके बाद आप देखते हैं कि रिलेटेड स्टाफ की एडवर्टाइजिंग आपके उसमें स्क्रीन में आ जाते हैं, या तो आप और भी कोई फेसबुक में भी आप अपना अगर रेगुलर यूजर है तो कुछ टेस्ट आपके वो लगातार उस हिसाब से आते हैं। तो जो प्रेडिक्शन होता है, जो डिसीजन होता है बेस्ड ऑन दी डेटा और आपकी हैबिट्स, एक लेवल तक उसकी एक्सेप्टेंस होंगे, फायदा है, समाज के लिए फायदा है, एक इंडिविजुअल के लिए भी फायदा है। और हमारे देश की जिस दिशा में और जिस सोच से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्ट्रेटेजी और सारे सेक्टर, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स है, बाद में आएंगे उसमें। जी। तो ये जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है, एक देश की कुछ सेक्टर्स में जिस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है, हमने कोविड की पैंडेमिक की लॉकडाउन और उस समय में हमने देखा है कि कितने सारे स्टार्टअप्स आए, बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आए और बहुत सारे सुविधाएं और बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन भी हम कर पाए, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें फायदा उठाए। विशेषकर हेल्थ सेक्टर के अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आज हम देख रहे हैं उससे फायदा हमें हो रहा है। अच्छा, बात आती है अब कि आप इंडिविजुअल की किस लेवल तक उसकी ये हानि ना करे, ये जहां प्राइवेसी की बात आता है, जहां सिक्योरिटी की बात आती है, उसको आप कैसे इसको प्रोटेक्ट करें। तो मुझे लगता है कि आज हम जो जिस थ्रेशोल्ड में इस देश में ऑपरेट कर रहा है, मुझे लगता है कि हम समझ रहे हैं कि किस मात्रा में इसको बढ़ाना चाहिए। अब अगर आधार को देखें, इस वक्त आधार 2.0 के ऊपर चर्चा हो रही है इस देश में। आधार के माध्यम से जितने डेटे आ रहे हैं, आधार के माध्यम से जो आज हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम उसी को अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उसके साथ इसको यूज करते हैं, हम बहुत सारे देश की रिसोर्स मोबिलाइजेशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत बढ़िया तरीका से कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि कुछ साल बाद हम डिजीज भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो जो आगे का जो दिशा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मुझे लग रहा है हम ग्रेजुअल स्टेप्स ले रहा है। और मार्केटिंग के अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स है जिसमें इस देश के लिए बेनिफिट तो जरूर दिखाई दे। बिल्कुल। और चाहे सोशल सेक्टर की बात करूं मैं, जैसे आपने कहा डिजीज की बात करने की, हेल्थ सेक्टर की बात करूं, इसके बहुत सारे फायदे नजर आते हैं और वो कई देशों में ये इन्होंने एग्जाम्पल भी सेट किया। लेकिन अभिषेक, एक बड़ी चुनौती है, कुछ लोग जो एक्सपर्ट हैं जो इसके खिलाफ जो दलील देते हैं, मैं उस पर आना चाहूँगा। वो कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे दुनिया में बढ़ रहा है, उद्योग जगत या फिर जो प्रोडक्शन वैल्यू चेन या फिर उस तरीके के जो काम थे, वहाँ पर मैन पावर की ज़रूरत कम होती जा रही है, यानी कि रोज़गार के मौके कम होंगे। क्या वाकई ये सच है, या फिर इसके साथ एक नए तरीके के रोज़गार या नए तरीके का, मैं कहूँ कि जो डिमांड है मार्केट में, वो खुलता हुआ दिखता है? ये बात सही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारे जो नॉर्मल रूटीन काम होते हैं उसको ऑटोमेट कर देती है, और कई बार ये देखा गया है कि वो कार्य जो इंसान करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा मशीन कर लेती हैं। तो जो ऑटोमेटेड जो काम बिल्कुल ऑटोमेटेड वे में होते हैं, रूटीन तरीके में होते हैं, जिसके लिए हम एक मशीन को ट्रेन कर सकते हैं, तो वो जॉब्स तो जरूर खत्म होंगे, कम होंगे दुनिया में। बट परंतु उसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी उपलब्ध है कि डेटा साइंस के फील्ड में जो जॉब्स क्रिएट होंगी, मशीन लर्निंग की जो जॉब्स क्रिएट होंगी, तो वो उसको कई मामले में रिप्लेस कर देगी। तो आवश्यकता ये है कि एआई के बारे में समझना और एआई के बारे में कैपेसिटी बिल्डिंग करना और रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। और इसलिए भारत सरकार ने एक फ्यूचर प्राइम स्किल्स करके भी प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत हम अपने एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स को और फ्यूचर में जो आने वाली वर्कफोर्स हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेन कर रहे हैं। सीबीएसई ने स्कूल के समय से बच्चों को एआई के बारे में जानकारी देने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत क्लास 11, 10 और 12 के बच्चों को एआई का सब्जेक्ट करिकुलम में इंट्रोड्यूस किया गया है। सब्जेक्ट एआई लिया जा सकता है। फिर सीबीएसई ने एक और इंडस्ट्री के साथ मिलकर के एक मुहिम शुरू की है,
जिसमें 10 मिलियन 1 करोड़ बच्चों को एआई में ट्रेन किया जाएगा। पिछले वर्ष हमने एक इंडस्ट्री के साथ मिलकर के एक और इनिशिएटिव लिया था, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर यूथ, जिसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को एआई के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी और लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चों ने उसमें रजिस्टर किया। 11,000 से ज़्यादा बच्चे उसमें क्या नाम है जो एआई का कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिए। और अब उनमें से जिन्होंने सबको फिर हमने सपोर्ट किया प्रोटोटाइप बनाने के लिए, अपने सॉल्यूशंस बनाने के लिए, और उनमें से जो बेस्ट टॉप 60 सॉल्यूशंस निकले उसकी घोषणा अभी कुछ दिनों पहले की गई थी। और उनमें से करीब 20 बच्चे अपने प्रोजेक्ट्स को अभी शोकेस करेंगे 29 तारीख को, जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अपना आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित कर रहा है दिल्ली में। तो वहाँ पे उनमें से 20 बच्चे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं वो एआई बेस्ड जो सॉल्यूशंस बनाए हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे उसका ले रहा है। तो एआई पे एडवांटेज को लेने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, और जब ये हम कर लेंगे तो हम एक जॉब मार्केट में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। कुछ जॉब्स कम होंगे बट हाँ बहुत सारे और जॉब्स क्रिएट होंगे। डॉक्टर दुर्गा जी, जो अभिषेक करते मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रहा था, क्योंकि दुनिया के कई देशों के मैं एग्जांपल्स देख रहा था कि पिछले 5 से 6 साल में जैसे जैसे एआई ने रफ्तार पकड़ी है, उन्होंने अपने जो एजुकेशन सिस्टम है और जो कि कोर्सेज हैं उसमें बदलाव किया है। करीब 7 ऐसे देश हैं जहां पर 6ठी क्लास के बाद में एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, और जो अब तक हम जैसे अपने देश में देखते हैं कि जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते थे वहाँ पर इस तरीके से उन सब्जेक्ट्स को हटा करके वहाँ पर एआई एक सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया है। आपको क्या लगता है कि भविष्य की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें अगर यूथ पर फोकस करना है, उन्हें डेवलप करना है एआई से कम्पीट करने के लिए, किस तरीके से बदलाव और कहाँ पर शुरुआत करनी होगी? जी, जी। तो अगर हमें जो है यूथ पर फोकस करना है तो हम ये चाहेंगे कि हर जगह, हर क्षेत्र में के यूथ अपने क्षेत्र से रिलेटेड एआई के एप्लीकेशंस को जाने। इस रिगार्ड में काफ़ी काम चल रहा है। जिस तरीके से सभी आईआईटीज़ और एकेडमिक संस्थानों में जो है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में कोर्सेज़ कंपल्सरी कोर्स ला दिए गए हैं। केवल लेकिन ये यहीं रुक नहीं जा रहा है, क्योंकि ये तो वो छात्र हैं जो कि आईआईटीज़ या अदर कॉलेजेस में एडमिशन पाते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस के थ्रू एनपीटेल कोर्सेज़ और ऑनलाइन कोर्सेज़, सर्टिफ़िकेशंस, कई सारे सर्टिफ़िकेशन मतलब अच्छे संस्थानों और एकेडमिक प्रोवाइडर्स जैसे कि वाइलिनेक्स और जैसे कि टाइम्स ग्रुप वगैरह के साथ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जो कि हर एक क्षेत्र में एआई के एप्लीकेशन के ऊपर युवाओं को जागृत करते हैं, उनको अवेयर बनाते हैं, उनकी क्षमताओं को बढ़ाते हैं। इस तरीके से एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच से ये क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भारत में, और तरह-तरह के कोर्सेज़ इस तरीके से लॉन्च हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम आईआईटी रुड़की से ही देखें और भी आईआईटीज़, आईआईएम से देखें, तो कई तरह के कोर्स जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज़ और इंश्योरेंस में एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो ये दोनों बिल्कुल अलग फ़ील्ड है, लेकिन इसमें आजकल बहुत वर्क चल रहा है, बहुत डिमांड है। जी, तो लेकिन इस दुर्गा तरीके जी, से और क्योंकि इसमें आईटी, आईएम जैसे संस्थानों में देश का बहुत ही, मैं कहूँ कि बहुत महज कुछ हजार छात्र एडमिशन ले पाते हैं। मैं अगर ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करूँ, जी। युवाओं की बात करूँ, वो कैसे इस दौड़ में शामिल हो पाएंगे? क्या हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है पढ़ाई का वहाँ पर कुछ चेंज करना होगा? एआई से रिलेटेड जो सपोर्ट सिस्टम है या फिर उसकी जो जानकारी है उसे ऐड करने की ज़रूरत होगी टाइमली, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ दुनिया बदल रही है। जी, जी। तो ये बिल्कुल सच है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मतलब बचपन से लेके यूथ तक वो हर इंसान हमारे यहाँ एआई से मतलब कुछ समझे और उसको अपने दिमाग में बैठाना शुरू करे जिससे वो यूज़ कर सके, तो डेफ़िनेटली हमें अपने करिकुलम में एआई से रिलेटेड सब्जेक्ट लाने ही होंगे। इस रिगार्ड में जैसे ऑलरेडी कहा गया कि स्कूल में भी ये इंट्रोड्यूस हो चुका है। और सभी तरह के कॉलेजेस में, चाहे वो इंजीनियरिंग को ही सीमित नहीं करूँगी मैं, इवन मेडिकल डोमेन में एआई का बहुत एप्लीकेशन है, तो इन सब में करिकुलम रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। आर्ट्स में आर्किटेक्चर में, मतलब हर एक आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, जी, कोई भी अछूता नहीं है, चाहे तो ये लाने की ज़रूरत है। ओके। ये सो हमें चेंज लाना ही होगा। सुविमल,
वर्ल्ड वाइड जिस तरीके की ज़रूरतें हैं और जाहिर है कि तेज़ी का जब फैलाव होता है और कोई भी चीज़ आती है अगर इस तरीके से, तो उसके अपने ख़तरे भी हैं, रिस्क फैक्टर भी है। क्या बड़ा रिस्क फैक्टर नज़र आता है और उन रिस्क फैक्टर से कैसे टैकल किया जाए, उसके लिए किस तरह की तैयारियां आपको लगता है कि करनी होंगी? देखिए कविंदर जी, मैंने थोड़ा पहले जिक्र किया था कि एक निजीता, प्राइवेसी और सुरक्षा, सिक्योरिटी की बात आती है आपकी जहाँ जहाँ भी आपकी डिजिटल टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ भी अगर प्रोफाइलिंग आपकी आज एआई की बेसिस में होते तो उससे एक रिस्क होता है, तो उसे हमें देखना पड़ेगा, रेगुलेटरी अप्रोच, लीगल अप्रोच। लेकिन इसका अलावा एआई का उपयोग आज हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इस सारे सेक्टर्स में बहुत मात्रा में बढ़ गए। और ये भी एक चिंता का विषय है कि जो कल एक टैंक एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से चलता था, आज वो एआई टेक्नोलॉजी माध्यम से वो उसका काफी गतिशील, बहुत सारे डायरेक्शंस में वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस सारे में एक ही चीज आपको मेंशन किया एज एन एग्जांपल, तो इसमें अगर आप देखें तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो निगेटिव यूसेस और जो सुरक्षा वाली बात आती है, एक ग्लोबल सिक्योरिटी का जो सिलसिला है, जो ऑलरेडी कुछ देशों का बीच में बातचीत हो रहा है, एक ग्लोबल OECD के माध्यम से भी कुछ पॉजिटिव यूसेस वाली बात हो रही है, लेकिन निगेटिव यूसेस वाली भी बात कुछ नेटो देशों के बीच में ऑलरेडी शुरू हुई है। और आपको पता होगा कि इस साल की शुरुआत में जैसा अमेरिका की तरफ से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल टास्क फोर्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिपोर्ट आया था जी, इन्होंने ऑलरेडी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेपनाइजेशन की तरफ जिस तरीका से प्रयास हो रहा है कुछ देशों में, और आगे इससे कितना इम्पैक्ट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज के साथ में स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारे में इस्तेमाल होते, उसमें उन्होंने जिक्र किया था। उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि थोड़े पहले आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की कि चाइनीज इंस्टीट्यूशंस में, चाइनीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, चाइनीज मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीका से उसको वेपनाइजेशन की प्रोग्राम में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, और शामिल किया गया, राइट। क्षेत्र में वो अमेरिका से भी पीछे है। तो ये सारे चिंता की विषय है, और इसी तरीका से हमें इसको इंटरनेट की हर तरीके का, जैसे एक सिक्योरिटी एंगल जो आज अनरेगुलेटेड है ग्लोबली, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर भी ऐसे आता है जिसमें चिंता चर्चा करना पड़ेगा, और हमारा तरफ से भी, इस देश की तरफ से भी एक पॉजिटिव लीडरशिप लेना पड़ेगा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री लेते हैं। अभिषेक जी, एक आखिरी मैं चाहूँगा कमेंट आपका कि क्योंकि इसके खतरे अलग अलग तरीके से लोग अभी एसेस कर रहे हैं और हम जानते भी नहीं कि इसके खतरे कितने और बड़े या व्यापक तरीके से हम न सिर्फ अर्थव्यवस्था, देश, बल्कि इंडिविजुअल पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। उसको लेकर किस तरीके के चैलेंजेस हैं और वहाँ पर हमें किस दिशा में और कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, खतरे तो तब है जब हम उसके बारे में अच्छे से न जाने। अगर आप देखिए, जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी कहते हैं कि उसका मिसयूज काफी कुछ हो सकता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक टेक्नोलॉजी है जिसका हम सही उपयोग भी कर सकते हैं, गलत उपयोग भी कर सकते हैं। तो सरकार और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसका काम होना है कि कैसे हम एथिकल यूज ऑफ एआई का फ्रेमवर्क बना पाएं, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई के प्रोटोकॉल्स बना पाएं। और इस दिशा में भारत सरकार ने, नीति आयोग ने रिस्पॉन्सिबल एआई का एक डॉक्यूमेंट भी, गाइडिंग डॉक्यूमेंट भी पब्लिश किया है, जिसके तहत अगर हम देखें तो ये बनेगा कि तमाम स्टेकहोल्डर्स एआई के पॉजिटिव यूजेस की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके हेल्थ केयर अच्छा कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम ज्यादा कर सकते हैं, लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में इंप्रूव कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है हमारे देश का, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ भाषाएं इतनी हैं, कैसे हम सुनिश्चित करें कि एक बंगाली में बात करने वाली ग्रैंड मदर जो बहुत ज्यादा नहीं कुछ जानती हैं, कोई तमिलनाडु में तमिल में बात करने वाली ग्रैंड मदर से आपस में बात कर पाए। तो एआई का पावर ये है कि हम इस तरह के टूल्स बना पाएं कि हम आपस में संवाद कर पाएं। इसके अलावा एआई का जो एक और एप्लीकेशन होगा कि वॉइस बेस्ड इंटरनेट, तो हमारे देश में अभी 500 से ज्यादा मिलियन, 50 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट पे इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें डिवाइस के चलाने के बारे में जानकारी नहीं होती है, वो एंटर नहीं कर पाते हैं, ऐप्स डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। तो अगर एआई यूज करके हम वॉइस बेस्ड इंटरनेट बना पाएंगे तो उनके हम तमाम सेवाएं दे पाएंगे, सर्विसेज दे पाएंगे, और फिर उनको हम डिजिटल इकोनॉमी में इंक्लूड कर पाएंगे। Okay. तो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है,
हमें बस सचेत रहना है और सुनिश्चित करना है कि इसका मिसयूज ना हो, सही इस्तेमाल हो पाए। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और ये दौर, ये एरा एआई का ही है, लेकिन मिसयूज ना हो और उसके अपने खतरे हैं, उससे हमें बचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।